पूरी तरह से रेंज के अंदर आज कामकाज हो रहा है मार्केट के अंदर। पहला शुरुआती जो झटका लगा, मार्केट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको एब्जॉर्ब किया। ना केवल एब्जॉर्ब किया बल्कि काफ़ी हद तक अपने डैमेज को भी कंट्रोल किया। डैमेज क्या हुआ था मैं आपको वो बताता हूँ। डैमेज निफ्टी बैंक का हुआ था, 52,000 का लेवल टूट गया था, लेकिन उसको ठीक कर लिया। ना केवल 52,000 ठीक किया बल्कि 200 पॉइंट और ऊपर ला खड़ा कर दिया। निफ्टी के अंदर डैमेज क्या हुआ था, 500 गया, 400 गया, 24,500 चला गया था, 24,400 चला गया था। डैमेज को कंट्रोल किया। भले पॉइंट्स में आपने बहुत ज़्यादा गेन ना किया हो, लेकिन जो डैमेज कंट्रोल हुआ ये मार्केट की ताकत को बताता है अभी भी कि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसको काफ़ी हद तक लिक्विडिटी से, काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूशनल की पोजीशनिंग से, काफ़ी हद तक बजट से पहले के हिस्से को लेकर, या काफ़ी हद तक बाज़ार का जो अपना एक हिस्सा है चर्निंग का, सेक्टोरल चर्निंग का, उसको, और कुछ हद तक अर्निंग्स को भी मैं क्रेडिट दूंगा। अर्निंग्स भी की हेल्प से उसने ठीक कर दिया। आज 2% नीचे, इनफैक्ट अब 3% हो चुका है। रिलायंस नीचे है और वो 3,000 के लेवल को भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन करीब 2% की बढ़त के साथ एचडीएफसी है। मेरे को जो दायरा ये देखना है कि रिलायंस कितना और नीचे जाता है और एचडीएफसी कितना और ऊपर लेके आता है। फिलहाल इन दोनों के बीच में कशमकश में आज बाज़ार फंसा हुआ है, इसलिए कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपके पास नहीं आ रहा। एचडीएफसी की बढ़त भी लिमिटेड है तो रिलायंस की गिरावट भी लिमिटेड हो रखी है। इस समय 100 रुपये का नुकसान है। इससे पहले 3200 से 3,000 तक का जो रिलायंस की जर्नी है वो काफ़ी फास्ट और काफ़ी फ्यूरियस रही। दिखाएंगे एक बार ज़रा 3 दिन का F&O का इसके अंदर चार्ट दिखाएंगे ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, सिर्फ 3 या 4 दिन का दिखाइए। वो अलग अलग बातें जो भी मार्केट के अंदर चल रही है सो चल रही है। ये आप देखिए 7 डेज़ है, 7 डेज़ में भी पहले के 3 दिन छोड़ दीजिए, सिर्फ लास्ट के 4 दिन देखिए, करीब 160 रुपये की गिरावट आ चुकी है। 5% की गिरावट है। इस पर काफ़ी हद तक नंबर्स हैं और नंबर से पहले का सीनेरियो भी इंक्लूड कर सकते हैं आप। ठीक, एक बार ज़रा निफ्टी दिखाइए, उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करते हैं, फिर ज़रा एडवांस डिक्लाइन की रेशो, ये सब कुछ धीरे धीरे करके आपके सामने डाटा उतारते जाएंगे। एक बार ज़रा निफ्टी का दिखाइए तो ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट जहाँ पे OI लिखा होता है, देखिए आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी हल्की हल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है 0.34 की, और 0.34 पहली बात तो ओपन इंटरेस्ट कम, दूसरा वो भी कवरिंग का। ठीक है, ऐसे आप बैंक निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर OI तो अच्छा बढ़ा है बिकॉज ऑफ नंबर्स एंड ऑल, बट उसके अंदर प्राइस एक्शन नहीं हो रहा, तो प्राइस एक्शन बिल्कुल सपाट है। ये जो आज का OI है ना, ये असर या तो क्लोजिंग में छोड़ेगा या तो कल छोड़ेगा, तो इसलिए प्राइस एक्शन की वेट करो। बैंक निफ्टी में कोई सडन मूवमेंट आ सकती है, आइदर ऑन द साइड आ सकती है, क्योंकि बिल्डअप आ गया, प्राइस एक्शन नहीं आया, वो आएगा ज़रूर पीछे पीछे। एडवांसेस आप देखोगे करीब 150 शेयर हैं। आज सुबह ये रेशो बराबर की थी, कांटे की टक्कर चल रही थी, मैंने सुबह भी आपको नोटिस कराया, लेकिन बाजार धीरे धीरे करके बढ़त दिखाता गया और इसने एडवांसेस के यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स को ज़्यादा जोड़ लिया और अब काफ़ी कंफर्टेबल कंडीशन में है। एक और बात वो इंडिया विक्स की, 15 के ऊपर विक्स आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर की गति नहीं है, स्पीड नहीं है। इसको 18 साढ़े 18 तक जाना होगा बाज़ार को कैपिंग करनी है, तो नहीं तो बाज़ार एक स्प्रिंग की तरह है, जितना आप दबाओगे उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा, और ये बात हम कई बार आपके सामने बात रख चुके हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं, थोड़ा आपको गाइड करेंगे कि इंडेक्स में क्या करना है और अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बजट है कल। आज 1 बजे इकोनॉमिक सर्वे टेबल्ड हो जाएगा, उसमें ज़्यादा रीडिंग के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स का ही होता है और टिपिकली आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अंदर में आप एक इंटीरियम बजट के नंबर्स को भी देख के आए हुए हो, तो काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट हाँ, जो आम बजट आएगा उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, इसलिए कल की तैयारी ज़्यादा करनी है बजाय आज के इकोनॉमिक सर्वे को लेकर। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज ऐसा लग रहा है कि रिलायंस ये कह रहा है कि मैं बाज़ार को ऊपर नहीं आने दूंगा, HDFC कह रहा है मैं नीचे नहीं जाने दूंगा, तो दोनों की थोड़ी आपसी टक्कर है, दोनों अपने अपने रिजल्ट्स का इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डाउन और एक अप। बाज़ार थोड़ा रेंज में आके फंस गया है सर। मार्केट ने आज सुबह का जो डैमेज किया था उसको कंट्रोल किया। दोनों हिस्से हैं देखने के, डैमेज भी हुआ और कंट्रोल भी हुआ। किसको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं सर? डैमेज जो हुआ वो जिसमें 24,500 400 चला गया था, 52,000 चला गया था बैंक निफ्टी से, या फिर जो कंट्रोल किया उसकी ज़्यादा वेटेज है? या गुड आफ्टरनून डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, अभी तक जो हमने देखा है बाजार में इस तरीके के पॉजेस और डिप्स को लार्जली हमने अच्छी बाइंग के साथ एंड होते हुए देखा है। फ्राइडे के दिन जिस तरीके से हमने इनगल्फ किया था थर्सडे के गेन्स को, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि एक नेगेटिव शुरुआत हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिकवरी बावजूद इसके कि रिलायंस 3% नीचे है, एचडीएफसी हेल्प कर रहा है इंडेक्स को होल्ड करने में, साथ ही साथ इंफोसिस भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इंडेक्स में तो कंसोलिडेशन का बायस ही रहेगा, कोई मेजर डिक्लाइन और एडवांस की उम्मीद थोड़ी सी कम लगती है मुझे। और क्योंकि कल एक इवेंट भी है, तो ऑब्वियसली मार्केट मुझे लगता है थोड़ा बहुत एटलीस्ट उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है इन कंपैरिजन टू कि इंडेक्स पे अभी ये कोई एक डायरेक्शनल मूव के लिए। तो मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन एंटिसिपेटेड है डिम्पी। और अगर हम थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं इंडेक्स में, खासतौर से निफ्टी में, क्योंकि देखिए पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ खास हुआ नहीं है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी आपको 24,200 से लेकर 150 का जोन है, वो एक अच्छा बेस है कल तक के लिए। 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए अगर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती है तो। वहीं पे रिकवरी के केस में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपसाइड कैप भी रहेगा, बिकॉज़ इस कैंडल को करना जो कि फ्राइडे के दिन बनी थी, थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट थोड़ा-सा ओवरबॉट भी है और विद इन द इंडेक्स में थोड़ा-सा ट्रेंड मिक्स्ड है। तो ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से इंडेक्स को छोड़ते हुए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। कल तक का एक बार वेट कर लें, थोड़ा इंडेक्स को स्टेबलाइज़ हो जाने दें पोस्ट द इवेंट, उसके बाद आप देखें। कंपैरेटिवली बैंकिंग अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। बट स्ट्रेंथ का मतलब वो नहीं है कि एक डायरेक्शनल मूव के लिए अभी तैयार है। डायरेक्शनल मूव के लिए भाई जब तक कि आप 52 800 को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक कोई तेजी वाली चीज नहीं होगी। नीचे पे आप अपना 51 500 को आप होल्ड करते पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखिए, जैसे प्राइवेट बैंक इमेजेस में मिक्स्ड टोन है, तो दोनों ही इंडाइसेस में मेरी रिकमेंडेशन होगी फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड करिए, स्टॉक स्पेसिफिक। आप ये कह रहे हैं कि रुकने का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, रुकने का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन की भी अपने एक लेवल है, अपनी एक मर्यादा, अपनी एक रेंज है। तो दोनों इंडाइसिस पे मोटा मोटी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे हम अवॉइड की कैटेगरी डाल देते हैं और दोनों पे सर का कहना है कि कोई इंडाइसिस में कोई मेजर मूवमेंट नहीं है। आज के डैमेज को और आज के रिकवरी को आप एक ही नज़र से चेक कर सकते हैं, कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। और मैं भी आपके सामने कई बार बोल रहा हूँ कि इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, इसमें थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे को लग रहा है स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तब भी स्टॉक्स में गिरावट ज़्यादा आएगी। इंडेक्स को तो कोई ना कोई फिर बचा लेगा। आज एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपने डिसाइड किया होता है, देखा होता है या फिर समझा होता कि भाई मेरे को रिलायंस के नंबर्स कमज़ोर लग रहे हैं, तो रिलायंस ने खुलने के बाद और पैसे दिए हैं, जबकि इंडेक्स ने खुलने के बाद आपको पैसे नहीं दिए। अगर आप शॉर्ट करके बैठे थे रिलायंस को तो रिलायंस से पैसे आए, लेकिन अगर आप निफ्टी शॉर्ट या बैंक निफ्टी शॉर्ट करके बैठे थे तो सुबह सुबह का गैप मिला, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई। तो ये फ़र्क हो रहा है इंडेक्स के अंदर, एक इंडेक्स को संभालने वाला कोई ना कोई प्लेयर आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक वो ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देगा अगर आपका एनालिसिस ठीक बैठता है। तो स्टॉक्स की हम भी करते हैं शुरुआत। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर जहां पर आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिख सकती है वो आपकी स्क्रीन पर है। उसमें एक तो पीआई इंडस्ट्रीज़, दूसरा है भारत फोर्ज। एक शेयर करीब 3% ऊपर है। एक बार ज़रा चेक कर लेंगे अजीत सर। एक तो पीआई इंडस्ट्रीज़ और दूसरा भारत फोर्ज। एक और मेरी रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, अगर किसी को ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी बजट की वजह से तो हमको शेयर ट्रेड ना करें या हमको नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा मैं उनके साथ हूँ। मैं आज सुबह दूसरी बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि जो वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, जिनका आराम से शांति से काम करने का नेचर है और जो हाइपर नहीं होते मार्केट्स के अंदर, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पे, हाइप्ड होने पर या फॉल या डिक्रीज़ होने पर, इंक्रीज़ होने पर दिक्कत में आ रहे हैं, उनको 2-4 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए मार्केट से। इन दोनों शेयर्स के बारे में एक बार पता कर लेते हैं, भारत फोर्ज और पीआई इंडस्ट्रीज़। अजीत सर। डिम्पी देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। इंटरेस्टिंग इसके लिए कि ऑलमोस्ट एक साल हो गया है स्टॉक को इस रेंज में, करीब 4,000 से लेकर 3250 की एक रेंज। पिछले दो इंस्टेंसेस में जो हाईज बने हैं, जो डिप के हाई बने हैं और हायर हाईज बने हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आप अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहे हैं। वॉल्यूम अभी तक मिसिंग है, कंसिडरिंग क्योंकि मार्केट का देखिए टोन थोड़ा सा स्लगिश है शायद इसकी वजह से, या फिर अर्निंग एंटिसिपेटेड होगी, इसका एक रीजन हो सकता है। बट अगर मैं उन एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा अगर अभी इग्नोर कर देता हूं, तो मुझे लगता है कि अब ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव, इस कंसोलिडेशन को एंड करने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट पिछले करीब एक साल से चल रहा है। 3800 क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया और विच इज नेचुरल कि ये नेक्स्ट 2 दिन तक आपको वोलेटिलिटी काफी ज्यादा दिखेगी। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 3800 के स्टॉप लॉस के साथ, जो करीब 150 पॉइंट डाउन है फ्रॉम द करंट लेवल्स, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग्स।
पोजिशनली मुझे लगता है इस कंसोलिडेशन रेंज को एंड करने के बाद करीब-करीब 4500 से 4600 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे भारत फोर्ज आज एक रिकवरी, एक रिबाउंड बेसिकली हम देख रहे हैं बिकॉज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव थी करीब 1050 से लेकर 1800 तक की मूव। उसमें एक रिट्रेसमेंट आया करीब 1550 का और वहाँ से अब दोबारा से आप एक बाउंस की इंडिकेशन देख रहे हैं। यहाँ पे अभी भी एक हर्डल है आपको 1650 से 70 का बीच का। जब तक कि आप उसके ऊपर रिक्लेम नहीं कर लेते हैं, तब तक मुझे लगता है थोड़ा-सा यहाँ पे अभी एग्रेसिव पोजिशनिंग अवॉइड करनी चाहिए लॉन्ग साइड पे और एक्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो 1550 का एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए ट्रेड हो गए। एक और चीज़, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स मिल रहे हैं, सिर्फ वही ट्रेड आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे पीआई इंडस्ट्रीज़ का 4500 का टारगेट है, ये भारत फोर्ज का 1650 है, लेकिन दोनों में आप फ़र्क ये देख पा रहे होंगे, एक में होल्ड का साइन लगा हुआ है। तो होल्ड का वाला जिनके पास है उन्हीं के लिए सौदा है, नए वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज़ का 4500 का टारगेट है, वहाँ पे आपको बाय का साइन दिखेगा, तो वहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। 3800 का एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। 150 रुपये जाएंगे और यहाँ से करीब 500-600 रुपये का रास्ता खुला है। ध्यान रखिएगा, कल बजट भी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, तो आप वॉल्यूम थोड़ा कम ही रखना, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ये दोनों शेयर्स पे मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपको मिल गया। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के जरा दो शेयर्स पे। शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर ज़रा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं तो कौन कौन से शेयर्स हैं दोनों। एक होगा गेल और दूसरा LIC हाउसिंग। सर हाउसिंग फाइनेंस को लग रहा है कि थोड़ा एक्टिव रहने वाले हैं और आज ही एक्टिव हो गए हैं वो। और दूसरा गेल भी सर 225 आ चुका है। आपके व्यू पॉइंट चाहिए सर, दोनों में अंदर कवरिंग है। देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो डेफिनेटली डीपी बिकॉज़ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि व्हिच इज़ पहले ऐसा नहीं होता था कि एलआईसी बहुत टाइटली रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी जब भी आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, जब से एक ब्रेकआउट आया 400 के पास से, तब से कंसोलिडेशन काफ़ी टाइट रेंज में होता है। बीच-बीच में कोई इवेंट स्पेसिफिक मूव ज़रूर आता है, एक स्पाइक्स आ जाते हैं, बट अदरवाइज़ एक रेंज में ट्रेड करता हुआ ही चल रहा है। 18,820 मेरे हिसाब से ये निकाल के आपको एक नए लेवल के लिए तैयार हो जाएगा, जो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट पिछले करीब 1 महीने से चल रही है, वो एंड हो जाएगी। और अच्छी बात ये है कि अभी भी इसने अपने 20 ईएमए को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है, जो कि करीब 774 के पास है। तो यहाँ पे आप उस लेवल के साथ 774 के साथ इनिशिएट कर सकते हैं पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन। बट ध्यान रखिएगा क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन डे वाले रिजल्ट वाले दिन भी एक वोलेटाइल स्विंग आया था, उसके बाद इसमें रिकवरी आई थी। तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा इसमें। और वहीं पे 820 ब्रेक होने के बाद करीब 860 तक के टारगेट्स में खुल जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, टेक्निकली साउंड भी लग रहा है। ठीक गेल है ऑन जी द सर, मैं अदर अभी हैंड मुझे आपके पास लगता है आता हूँ, लेकिन इस बीच इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री ने टेबल्ड कर दिया है स्क्रीन पर। आप ये देख पा रहे हैं 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको टेबल्ड कर दिया गया है। हालांकि पहले टाइमिंग कुछ और थी, लेकिन उससे पहले ही वित्त मंत्री ने इसको थोड़ा टेबल्ड किया है। कुछ एक चीज़ें इंफॉर्मेशन जो धीरे करके निकल के आई हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पर बताता हूँ। शायद 8% GDP ग्रोथ की बात इसमें फिर से रखी गई है और उसमें बोला गया है कि 8% GDP ग्रोथ आगे भी रहेगी, जो कि फॉरवर्ड है। इसके अलावा कुछ कुछ और बैंड्स भी, कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्क्रीन पर आती जाएंगे, आप उसको ज़रा देखते जाइएगा और सारी के सारी इन्फॉर्मेशन है तो टेबल्ड कर दिया गया है, यानी कि पेश कर दिया गया है, रख दिया गया है। इसकी जानकारी धीरे धीरे करके आपके पास पॉइंट टू पॉइंट आती रहेगी। मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है वो 8% GDP ग्रोथ को लेकर है, जो इसके अंदर लिखी गई है। आगे जैसे जैसे मेरे पास और पॉइंट आते जाएंगे वो भी आपके सामने रखता जाऊँगा, लेकिन अभी तक के मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 8% GDP की बात कही गई है कि आप 8% GDP ग्रोथ अब आगे भी देखेंगे। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके सामने वो सारे पॉइंट्स रखूँगा। बट हाँ, इकोनॉमिक सर्वे को टेबल्ड कर दिया गया है, रख दिया गया है। अभी कुछ एक पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर वापस से आपको और आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट देखने वाला है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैटर करेंगी। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या होगा। पहला पॉइंट, इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रोड मैप कैसे रखा जाएगा। जैसे ये रखा जाएगा अभी 2047 तक का, अगर विकसित राज्य का एक विकसित स्टेट आपको बननी है, यानी कि नेशन को एक विकसित नेशन बनना है, तो उसको लेकर क्या रोड मैप है कि कल बजट के अंदर क्लियर होगा। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी समझने के लिए कि टैक्स रजीम में कोई चेंजेस तो नहीं होंगे कल बजट के अंदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इकोनॉमिक सर्वे की बात तो मैं जानकारी बता देता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट इसमें नहीं बोल रहा, मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट का इन्फॉर्मेशन है कि 8% के आसपास की फॉरवर्ड ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है, जो कि आएगी
और वो इस बार आती हुई दिख रही है। तो फिलहाल टेबल्ड हो चुका है और जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आप सब पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। करते हैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंड्स आए हैं, जरा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जैसे टेबल्ड हुआ है, उस टेबल्ड होने के बाद के जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.5 से 7% के बीच में है। वैसे आगे चल के जीडीपी का अनुमान दिया गया वो 8.2% है। निजी सेक्टर और सरकारी सेक्टर्स की पार्टनरशिप पे फोकस है, जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशंस। दोनों का पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि आगे चल के जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ऊपर ही रहेगी। एक ये भी कहा है कि आप कॉरपोरेट सेक्टर को थोड़ा और वो विशेष ध्यान देना चाहेंगे। आगे चल के इकोनॉमिक सर्वे में ये भी रखा गया है पॉइंट। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो धीरे धीरे करके आपके काफ़ी काम की बनेंगी, लेकिन उसमें एक एक करके जैसे जैसे पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो हम सब आपके सामने रखते जा रहे हैं। जैसे जीडीपी की रियल टर्म्स में जो ग्रोथ है, यानी कि इस समय का जो अनुमान है FY25 का, वो करीब 7% तक जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे थे FY24 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ थी 8.2%। FY24 जो कि ख़त्म हो गया फाइनेंशियल ईयर का ख़त्म हुआ 31 मार्च 2024 को ख़त्म हुआ। तो अभी FY25 के अंदर चल रहा है, तो 7% का जीडीपी ग्रोथ है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे अब ऊपर दिखाते जाइए और ग्राफिक्स के ज़रिए आप रखते जाइएगा जो जैसे पॉइंट्स हैं। और जैसे मेरे पास कुछ और आएगा तो मैं आपके सामने वो पॉइंट्स भी रखूँगा। बिकवाली वाले शेयर्स ज़रा पता कर लेता हूँ, SBI लाइफ और बिरला सॉफ्ट। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए जी सर इन दोनों शेयर्स पे। उनसे बात नहीं हो पा रही अभी, तो थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है। ठीक है, उनसे कनेक्ट करते हैं वापस से, और कनेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें वापस हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये सोचिए। अच्छा, आगे बात हो जाएगी अब। ठीक है, डन। अजीत सर, दो शेयर हमने निकाले हैं, एक SBI लाइफ है और एक बिरला सॉफ्ट है। दोनों शेयर वीक हैं, ज़रा देख के बताइए क्या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है। देखिए एसबीआई लाइफ तो डिम्पी इनफैक्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है और एक मार्जिनल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पोजीशन है थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप जरूर यहाँ पे देख सकते हैं, बिकॉज काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है इसने सेक्टर को भी और ओवरऑल मार्केट्स को भी। तो एक डिप जरूर पॉसिबल है करीब 1600 से लेकर 1580 तक, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा आप प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, बट यहाँ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। और वहीं पे बिरला सॉफ्ट की अगर बात करें तो देखिए आईटी में भी अभी थोड़ा सा बिग स्टोन है और मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का बायस जरूर हो सकता है मिड कैप आईटी मेजर्स में भी। यहाँ पे भी मेरे को लगता है 700 का जो लेवल है ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट। और 680 पे जाकर फिर एक सपोर्ट आ जाता है, तो हर करीब 10 से 20 पॉइंट के बीच में आपको एक सपोर्ट नजर आएगा। तो आईटी फॉर अ टाइम बीइंग लाइक मुझे थोड़ा लगता है कि अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए अलोंग साइड विद डिफेंसिव। ठीक है, डन। तो SBI लाइफ तो आप बता रहे हैं कि उसको तो फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और बिरला सॉफ्ट को भी आपने अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। सर, हमने दोनों को ऑलमोस्ट अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया, SBI लाइफ और बिरला सॉफ्ट। वैसे भी इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स को मेरे को लग रहा है शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। आप लॉन्ग करो ना करो वो एक अलग फैसला है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा देख के करना चाहिए, क्योंकि सामने इवेंट है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी हमने निकाले हुए हैं, जरा वो भी आप चेक कर लीजिए। एक तो कोटक बैंक है और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। दोनों ने आज काफ़ी डैमेज किया और काफ़ी हद तक निफ्टी की तेज़ी को कैप कर रहे हैं सर। दोनों शेयर चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल डिब्बी, तो देखिए रिलायंस पे तो डेफिनेटली जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो प्रेशर बना हुआ है इसका एक मेन रीजन रिलायंस है। बट मुझे लगता है जो कंसोलिडेशन रेंज थी जिसे आप पहले देखेंगे कि डेली चार्ट पे काफी लंबा कंसोलिडेशन इसने स्पेंड किया था करीब 3000 से लेकर 2800 की रेंज में। आप दोबारा से अपर बैंड के पास आ गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके पॉसिबली एक रिबाउंड का अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि एक सपोर्ट है अपर बैंड का, साथ ही साथ 2950 पे आपकी 100 EM में भी प्लेस है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट बाय भी अभी आपको एग्रेसिवली नहीं करना है। फॉर अ टाइम बिंग मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच के इसमें रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वहीं पे देखिए कोटक ने स्ट्रगल किया है इस पूरे तेजी में व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, और अभी भी वो सिचुएशन बदल नहीं रही है। मुझे लगता है कि इस तरह 40 के नीचे जाने के बाद ये प्रेशर बढ़ सकता है कोटक में। बाउंस अगर कोई भी मिलता है आपको तो आपको 1780 के पास शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 1810 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 1720 1700 के टारगेट्स के लिए।
तो कोटक पे फ़िलहाल थोड़ा देख के करना चाहिए ट्रेड आपको, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को तो छोड़ दो, भी वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दो। देखो रिलायंस के अंदर जो हुआ है ना, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। मैंने तो काफ़ी रिजल्ट्स देखे, काफ़ी सीवियर डेंट है आज का, अगर आप वैसे देखा जाए तो, और उससे पहले भी टूटा था। तो हुआ क्या है कि 3200 वाला रिलायंस एक झटके में 3000 के आसपास आ चुका है। तो 200-250 रुपये रिलायंस का टूटने का मतलब होता है वो भी इवेंट से पहले, मतलब बाज़ार के अंदर एक शेकिंग जैसा कोई चीज़ लेके आना। तो कुछ कुछ हुआ है उसके अंदर, थोड़ा रुक जाना चाहिए मेरे को लग रहा है। रिलायंस के अंदर अवॉइड की कैटेगरी के अंदर है, नो ट्रेड, अभी ना बाय करो ना सेल करो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। और जिस जिस पे हम आपको स्टॉप लॉस टारगेट दे रहे हैं, सिर्फ वही ही स्टॉप लॉस टारगेट आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल कुछ कुछ और पॉइंट्स जो नीचे इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं वो आप नीचे देख पा रहे हैं। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ अपने रिपोर्टर से भी कनेक्ट करने की, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जैसे ही टेबल्ड होता है तो कॉपी उनके पास भी आ जाती है, तो वो कॉपी से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। वैसे जो 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट आए वो FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7% मैक्सिमम रखी गई है, ये 6.5 से लेकर 7% है। लेकिन FY24 में जो जीडीपी ग्रोथ बताई गई थी वो 8% से पार थी, 8.2% है। डैट मीन्स FY24 से 25 के अंदर बीच में 1% का जीडीपी कट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट है पब्लिक का प्राइवेट पार्टिसिपेशंस की जो बात है, यानी कि इन दोनों का जो समन्वय होगा जिसको हम PPP मॉडल बोलते हैं, उसको लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि इस पर और फोकस किया जाएगा। कुछ कॉर्पोरेट रिलैक्सेशंस भी की तरफ भी हिंट किया गया है कि वो भी आगे चल के हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में ये भी बात की गई है कि इकोनॉमिकली अगर आप वैसे देखेंगे इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की काफ़ी अच्छी पोजीशन है इस समय, ये बात भी रखी गई है एक इसी सर्वे के अंदर ही। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये सब आप नोटिस कर रहे होंगे। अजीत सर अपने ट्रेड और बता दीजिए, फिर कुछ और चीज़ होगी तो मैं बताता हूँ। बिल्कुल टिप्पी, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन है और एक इम्पोर्टेंट इवेंट है आपका लाइंड अप, डिफेंसिव पे रहिए, ज्यादा फोकस पे रखिए और थोड़ा सा पोजीशन को कम करके चलिए। पहला नाम होगा लिपिन का फ्रॉम द फार्मा स्पेस, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक मार्जिनल पॉज के बाद दोबारा से ये सेट है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। यहाँ पे करीब 1890 तक के टारगेट्स एंटिसिपेटेड हैं, आप 1804 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम भी फ्रॉम द डिफेंसिव स्पेस, गोदरेज कंज्यूमर फ्रॉम द एफएमसीजी बास्केट। यहाँ पे भी देखिए एक अच्छा कंसोलिडेशन, एक कप एंड हैंड पैटर्न का फॉर्मेशन, उसके बाद ब्रेकआउट की एंटिसिपेशन है कि यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेक देखने को मिल सकता है, तो जो कि स्टॉक को करीब 1540 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पे आप 1435 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डन सर। तो ल्यूपिन और गोदरेज कंज्यूमर्स टिपिकली दोनों डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर्स हैं जो आप बता रहे हैं, और दोनों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। आपके स्टॉक्स मेरे को लग रहा है ज़्यादा ठीक है, बजाय जो हमने आज पूछे उसमें ट्रेड थोड़े लिमिटेड लग रहे थे। आपके ल्यूपिन और आपका गोदरेज कंज्यूमर्स, ये दोनों स्टॉक्स ठीक हैं, इसलिए आप कल रिपोर्ट कार्ड हम कोशिश करेंगे दिखाएंगे, हालांकि उसमें बजट की स्पीच चल रही होगी और कल की प्रोग्रामिंग बजट के ओरिएंटेड है, तो इसलिए इन दोनों शेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे जो अजीत सर ने दिए हैं। इसके अलावा जो हमने पूछे हैं वो तो हैं ही, वो अलग मामला है, लेकिन अजीत सर के दोनों शेयर्स को आप ज़रा नोटिस कीजिएगा। अगर आपके पास है भले ना लीजिए, ले रखा है तो थोड़ी वॉल्यूम को कम रखिएगा, और दूसरा अगर नहीं ले रखा तो एक बार चेक कर लो कि पोजीशंस लेना बनता है कि नहीं बनता। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन दोनों स्टॉक्स पे। स्टॉप लॉस टारगेट हमने आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया।